तलवार की रोशनी नीचे की ओर गिरी। एक तलवार, 10 लोग। आकाश को चीरने वाली तलवार की छाया ने एक साथ 10 कुलीन पंखधारी मानव जाति के सदस्यों को दो हिस्सों में काट दिया और उनका खून आकाश में फैल गया। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति केवल शिखर पर था। घूर्णन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लोग ये न्यान क्षेत्र की 7वीं परत तक भी पहुंच चुके थे। नहीं, अंशुमान की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। यह उसकी अपेक्षा से भिन्न था। उसकी योजना आर्यन को स्वयं फंसाने की थी, फिर उसके कबीले के लोगों का उपयोग करके एक सैन्य घेरा बनाना, आर्यन को घेरना, उसे थकाना और अंत में उसे पकड़ लेना था। हालांकि शुरुआत में ही आर्यन ने उनकी पंखदार मानव जाति के 10 कुलीन सदस्यों को मार गिराया था। पंखों वाली मानव जाति समृद्ध और शक्तिशाली तथा समृद्ध विरासत वाली नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता की आयोजक नहीं थी। पंखधारी मानव जाति में स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में रहने वालों को संभावित संपत्ति माना जाता था। घूर्णन क्षेत्र में रहने वाले कबीले की रीढ़ थे। ये न्यान क्षेत्र के विशेषज्ञ पहले से ही वरिष्ठ श्रेणी के अस्तित्व थे और संप्रदाय प्रमुख स्तर के विशेषज्ञ कबीले की नींव थे। आर्यन ने एक ही तलवार से यिन यान क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार गिराया था। इससे पंखधारी मानव जाति की शक्ति पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा। अंशुमान अचानक हिचकिचाया, ये सोचकर कि क्या उसने आर्यन की ताकत को कम आंका था और अपने कबीले के लोगों को जानलेवा खतरे में डाल दिया था। हालांकि उसने जो भी सोचा हो, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार हत्याओं का सिलसिला शुरू करने के बाद आर्यन इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। धरती को चीरने वाला। आर्यन ने अपनी तलवार फिर से घुमाई। एक और तलवार की रोशनी जो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई आगे बढ़ रही है। गठबंधन बनाओ। इस बार पंखधारी मानव जाति तैयार थी। 36 पंखधारी मानव जाति के विशेषज्ञों ने मिलकर एक युद्ध संरचना तैयार की, जिससे दूधिया सफेद प्रकाश झिल्ली की एक परत बन गई। ये दृश्य देखकर अंशुमान को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि उनकी पंखधारी मानव जाति की आबादी कम थी, फिर भी पंखधारी मानव जाति का प्रत्येक सदस्य अभिजात वर्ग में भी सर्वश्रेष्ठ था। युद्ध की रणनीति, क्या ये टिक पाएगी? आर्यन के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। तलवार का हल्का वजन नीचे गिरा, जो 1000 टन के बराबर भारी था। गठन में मौजूद पंखों वाली मानव जाति के सभी 36 सदस्यों ने अपने शरीर को डूबते हुए महसूस किया। उन्होंने खून थूका और सफेद प्रकाश की झिल्ली पल भर में चकनाचूर हो गई। एक बल 10 प्रतिबलों को वश में कर लेता है। आर्यन का इरादा छुपकर हमला करने का नहीं था, आमने सामने की लड़ाई। तुम तब भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। प्रकाश की झिल्ली चकनाचूर हो गई, लेकिन तलवार के प्रकाश की शक्ति बनी रही। तलवार की रोशनी थमते ही 10 और पंखदार मानव जाति के प्राणी मारे गए। इस समय अंशुमान का दिल बुरी तरह दुख रहा था। वह सदमे में भी था और गुस्से में भी। आर्यन की ताकत देखकर मैं दंग रह गया। एक व्यक्ति की शक्ति ने पंखधारी मानव जाति के कई सदस्यों को दबा दिया, यहाँ तक कि जब उन्होंने एकजुट होकर काम किया, तब भी वे इतने असुरक्षित थे। आर्यन द्वारा अपनी पंखयुक्त मानव जाति के 20 कुलीनों की हत्या कर दिए जाने के कारण क्रोधित। इसमें यिन यान क्षेत्र के 2 कबीले के सदस्य शामिल थे। पंखधारी मानव जाति में लगभग 10 लाख लोगों में से एक यिन यान क्षेत्र विशेषज्ञ का जन्म होता है। ये ही पंखधारी मानव जाति की रीढ़ की हड्डी थे। आर्यन को उन्हें इस तरह मारने की इजाजत कैसे दी जा सकती थी? आर्यन, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। मेरे कुलवासियों पर हाथ मत उठाना। अंशुमान ने आर्यन पर दहाड़ मारी। ध्वनि तरंगे लुढ़कती हुई आसपास की हवा में अशांतता पैदा कर रही थी। ठीक है, आर्यन तुरंत सहमत हो गया। वह स्थिर रहा, लेकिन उसके पीछे से 8 शिखर संप्रदाय के मास्टर स्तर की आभाएं आकाश में फैल गईं। ये 8 ही त्रिकाल ज्ञान संप्रदाय के पूर्वज थे। वे 8 तुरंत फैल गए और बागुआ फॉर्मेशन बना लिया। अंशुमान 8 के बीच फंसा हुआ था, उसके शरीर से ठंडे पसीने की धारा बह रही थी। 8 शिखर संप्रदाय के मास्टर स्तर के विशेषज्ञ, शायद उनमें से कोई एक उससे कमतर था, लेकिन 8 को मिलाकर भी, अगर उसके पास आर्यन को मारने के लिए 10 जीवन भी होते, तो भी उसके पास पर्याप्त जीवन नहीं होते। आर्यन, अगर हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने मुकाबला करो। अंशुमान को उम्मीद थी कि आर्यन बहादुर बनेंगे और बाहरी सहायता के बिना लड़ेंगे। आमने सामने, क्या आप इसके लायक हैं? जब आप, एक शिखर संप्रदाय मास्टर स्तर के विशेषज्ञ, ने अपने कबीले के हजारों कनिष्ठों का नेतृत्व करते हुए मुझ पर घात लगाकर हमला किया और मुझे मार डाला, तो आपने तब आमने सामने की लड़ाई का सुझाव क्यों नहीं दिया?
आर्यन ने अंशुमान पर तिरस्कार भरी नजर डाली, फिर 8 शिखर संप्रदाय के मास्टर स्तर के लोगों को आदेश दिया कठपुतलियों को अभिनय करने के लिए। उस दिन पंथधारी मानव जाति के शिखर संप्रदाय के मास्टर स्तर के विशेषज्ञ अंशुमान की मृत्यु हो गई और पंथधारी मानव जाति का एक भी कुलीन व्यक्ति जीवित नहीं बचा। धरती खून से सनी हुई थी, जमीन गहरे लाल रंग की थी। लगातार बहते खून पर कदम रखते हुए आर्यन ने एक वर्चस्ववादी बनने के मार्ग पर प्रस्थान किया। अंशुमान की खुली आंखों को देखकर आर्यन उसके पास गया और उसकी पलकें बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें थोड़े से लाभ के लालच में अंधा नहीं होना चाहिए था। दाओ नारदा मुनि ने एक फरमान में वादा किया था कि मुझे जिंदा पकड़ने से एक व्यक्ति को संत बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर कोई बड़ी मुश्किल न होती तो क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी बड़ी रकम खर्च करता? आर्यन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। जब अमर लोग लड़ते हैं तो नश्वर लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। मेरे और बिग डिप्पर प्रतियोगिता के बीच के झगड़े में आम लोग दखल नहीं दे सकते। आर्यन के बोलने के बाद अंशुमान की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। फिर आर्यन ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। क्या तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्वयं मार डालूं? मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, उस बूढ़े आदमी ने बिना किसी झिझक के अपनी ईमानदारी बेच दी। ये कैसी बकवास है? आर्यन ने तो अंशुमान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी मार डाला था, उससे निपटना तो बस एक उंगली का इशारा होगा, है ना? इसके अलावा वह एक वैज्ञानिक थे, सैनिक नहीं। दल बदल के बारे में कोई नैतिक बाध्यता नहीं थी। कबीर नाम का वह बूढ़ा व्यक्ति ग्रेट क्लाउड दायरे में एक प्रसिद्ध जीव विज्ञान विशेषज्ञ था। वह ब्लैक डे ग्रुप के एक उच्च पदस्थ अधिकारी परिवार से आते थे और बचपन से ही जीवन विज्ञान अनुसंधान से परिचित थे। पहले वाला शिक्षक वीरवर्मन उसके मोहरों में से एक था। कबीर ने जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में गहन ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं कबीर के अनुसार उनके समकालीनों में जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में शायद ही कोई उनका मुकाबला कर सकता था। आर्यन ने कबीर के दावों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। विद्वानों को हमेशा अपनी बड़ाई करना पसंद होता है। साहित्य में कोई प्रथम नहीं होता, मार्शल आर्ट में कोई द्वितीय नहीं होता। शायद इसे सांस्कृतिक आत्मविश्वास का एक रूप भी माना जा सकता है। हालांकि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में कबीर का शोध आर्यन के शोध से कहीं अधिक गहन था। आर्यन को अपने बगल में एक बुजुर्ग विशेषज्ञ की मौजूदगी से कोई खास घृणा महसूस नहीं हुई। आर्यन ने कबीर पर गुलामी का निशान लगा दिया और इस मामले में आर्यन को ऐसा नहीं लगा कि उसने जो किया वह मनमाना या अत्याचारपूर्ण था। सबसे पहले कबीर ही उस पर हमला करने के लिए कूदा था। जैविक हथियारों के एक समूह ने धोखे से उसे घेर लिया। अगर उसकी ताकत पर्याप्त न होती तो शायद वह बहुत पहले ही कबीर के जैविक हथियारों के टुकड़ों में बंध गया होता। ये शिकायतों का बदला लेने के बारे में था। कर्म का चक्र चलता रहता है, प्रतिफल तुरंत मिलता है। प्रतिशोध के मामले में आर्यन हमेशा बौद्ध विचारधारा का पालन करते थे और कर्म के चक्र पर जोर देते थे। इन पतितों को पीछे हट जाना चाहिए। इनकी संख्या बहुत अधिक है, इनका इधर उधर घूमना देखने में अच्छा नहीं लगता। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और कबीर को वापस पृथ्वी पर भेजने की तैयारी करने लगा। दास्ता का चिन्ह लगने के बाद कबीर अब और उपद्रव नहीं कर सकता था और केवल आज्ञाकारी रूप से आर्यन की बात सुन सकता था। जहां तक ग्रेट क्लाउड दायरे की बात है, कबीर वहां नहीं रुक सकता था। उसके जैसा जीव विज्ञान का विशेषज्ञ जो लिटिल डेमन की बहन उत्पाद द फॉलन वंस का निर्माण भी कर सकता था, कोई भी गुट उसे जाने नहीं देगा। कबीर का अस्तित्व सभी प्रमुख शक्तियों के लिए एक आकर्षक पुरस्कार था। उनकी युद्ध क्षमता अकेले ही एक शक्तिशाली सेना के बराबर थी। आर्यन द्वारा उसे पृथ्वी पर भेजना उसकी सुरक्षा के लिए भी था। वैसे भी आर्यन उदार व्यक्ति नहीं था। अगर उसे लगता कि कोई व्यक्ति उसके काम का नहीं है तो वह भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए उसे सीधे ही खत्म कर देता था। हालांकि कबीर को भेजने से पहले आर्यन को ग्रेट क्लाउड दायरे की स्थिति का प्रारंभिक अंदाजा हो गया था। महान बादल क्षेत्र को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। सबसे बाहरी सतह की दुनिया ग्रेट क्लाउड रीम की सबसे पिछड़ी झुगी बस्ती थी। वहां बहुत कम ही साधक थे, अधिकतर पृथ्वी के आम निवासियों जैसे थे। उनकी तकनीक शायद पृथ्वी की तकनीक से 10 वर्ष अधिक उन्नत थी,
वे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते थे, साथ ही तारा क्रिस्टल ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते थे। ऐसे युग में जहां ऊर्जा का पूर्ण महत्व उत्पादकता पर था, महान बादल क्षेत्र की सबसे बाहरी परत को प्रथम श्रेणी की सभ्यता भी नहीं माना जा सकता था, और नीचे जाने पर पहली भूमिगत दुनिया मिली। इस पहली भूमिगत दुनिया में पहले से ही कृषक सभ्यता, तकनीकी सभ्यता और जैविक सभ्यता सह अस्तित्व में थी। इसका विकास स्तर संभवतः पृथ्वी से 100 वर्ष अधिक उन्नत था। जैव यांत्रिकी और यांत्रिकी धीरे धीरे यात्रा और युद्ध के लिए मानक उपकरण बन गए थे। औसत साधना क्षेत्र पहले ही सहज ज्ञान स्तर तक पहुंच चुका था, और एक या दो स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के विशेषज्ञों का उभरना असामान्य नहीं था। पहले भूमिगत जगत में घूर्णन स्तर के विशेषज्ञ पहले ही प्रकट हो चुके थे। यांत्रिक यंत्रों और अन्य साधनों के बल पर पहले भूमिगत स्तर की सभ्यता साधारण यिन यांग स्तर के विशेषज्ञों के कभी कभार होने वाले अचानक हमलों का सामना करने में सक्षम थी। और नीचे दूसरी भूमिगत सभ्यता थी। दूसरी भूमिगत सभ्यता में औसत साधना स्तर स्वर्ग और पृथ्वी स्तर तक पहुंच चुका था। रोटेशन दायरे के विशेषज्ञ 100 में से केवल एक को ही उस्ताद माना जा सकता था। केवल वही लोग जो वास्तव में यिन यांग दायरे तक पहुंच चुके थे, उन्हें ही अधिपति माना जाता था। संप्रदाय के उस्ताद दायरे के विशेषज्ञ तो दूसरी भूमिगत सभ्यता के भी पूर्ण शासक नहीं थे। केवल संत ही सामंती प्रभुओं की तरह धनी बन सकते थे, जो एक दुनिया पर शासन करते थे। कबीर दूसरी भूमिगत सभ्यता से आया था। उससे भी नीचे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं भूमिगत सभ्यताएं थीं, जो कभी महान बादल क्षेत्र के खंडहर और अवशेष थीं। बहुत कम लोग ही अपनी जान जोखिम में डालकर उनका अन्वेषण करने का साहस करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये भूमिगत सभ्यता के खंडहर उन सभी सभ्यताओं के रूप थे जो कभी महान बादल क्षेत्र में उभरी थीं, और प्रत्येक परत एक पूर्ण सभ्यता के रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि अंततः ये सभ्यताएं महान बादल क्षेत्र की आपदा से बच नहीं पाईं और इतिहास में धूल बनकर रह गईं। वे ग्रेट क्लाउड रिंग में उभरने वाली 9वीं सभ्यता थे। वास्तव में ग्रेट क्लाउड रिंग की पहली और दूसरी भूमिगत परतें, जिन पर उन्होंने कब्जा किया था, अतीत की समृद्ध ग्रेट क्लाउड रिंग की सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए अवशेष थे। महान बादल साम्राज्य कभी अत्यंत समृद्ध था, लेकिन विपत्ति और पतन का सामना करने के बाद केवल यही वर्तमान सभ्यता शेष रह गई। पिछली 8 सभ्यताओं की तुलना में वर्तमान महान बादल साम्राज्य अपनी पूर्व गौरवशाली स्थिति से बहुत दूर था। दूसरे तट के ब्रह्मांड से आए अवरोहियों की बात करें तो उनका आगमन वास्तव में एक आपदा थी जिसका सामना महान बादल क्षेत्र को करना पड़ा। ये लोग तो लंबे समय से तैयार थे। आर्यन की महान बादल लोक के बारे में समझ जितनी गहरी होती गई, उसका विस्मय उतना ही बढ़ता गया। आर्यन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पूर्व का महान बादल लोक कभी इतनी समृद्धि से संपन्न था। कबीर को विदा करने के बाद आर्यन को भी एक सामान्य जानकारी प्राप्त हुई, और महान बादल क्षेत्र के बारे में उनकी समझ कुछ हद तक गहरी हो गई। ग्रेट क्लाउड रिंग की सती सभ्यता दूसरे किनारे के ब्रह्मांड से आए नन्हे दानवों की प्रचंड लहर से लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अवरोही हालांकि ग्रेट क्लाउड दायरे का वास्तविक मूल भाग पूरी तरह से बरकरार था, जिससे उसकी पूरी युद्ध शक्ति संरक्षित थी, और यहाँ तक कि किसी भी समय इन आक्रमणकारियों के साथ जीवंत मरण की लड़ाई में शामिल होने की क्षमता भी थी, जिसके परिणामस्वरूप पारस्परिक विनाश हो सकता था। वर्तमान में ग्रेट क्लाउड दायरे को 3 शक्तियों में विभाजित किया गया था। ग्रेट क्लाउड दायरे के मूल निवासी एक गुट बनाते थे। कबीर की स्मृति के अनुसार कम से कम कई महान संत स्तर के विशेषज्ञ प्रभारी थे, और संतों की संख्या 1000 से अधिक थी। वे अंधेरे में छिपे हुए थे, स्थानीय शक्तियां जो तकनीकी, साधना और जैविक सभ्यताओं के सार में पारंगत थीं। उनके पास अनगिनत तुरुप के पत्ते थे, और वे सबसे भयावह होने के साथ साथ सबसे कम चर्चित भी थे। फिर डिसेंडर सेना थी। दूसरे ब्रह्मांड से आए डिसेंडरों की संख्या काफी अधिक थी, कम से कम कई मिलियन, जिनमें से अधिकतर जैविक हथियार थे। लेकिन दूसरे ब्रह्मांड से आए कुछ युवा प्रतिभाशाली भी थे, जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को निखारा, लगातार अपनी ताकत बढ़ाई और सफलता की तलाश की। उनके पास संरक्षक और कुलीन सेनाएं थीं जो छुपकर उनका समर्थन कर रही थीं। महान संतों के नेतृत्व में संतों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी, और फिर असंख्य क्षेत्रों से विभिन्न शक्तियां थीं। उनके पास सबसे कम लोग और कम विशेषज्ञ थे,
लेकिन महान बादल क्षेत्र असंख्य क्षेत्रों से संबंधित था और दाव नारदा मुनि द्वारा स्थानिक बाधा को चकनाचूर कर दिया गया था। सहायता लगातार मिलती रहती है और क्षमता के लिहाज से तो ये सबसे अधिक है। घने जंगल की मौजूदगी से आर्यन को न केवल कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह थोड़ा उत्साहित भी था। अगर इस बार इन गुटों के लोगों की संख्या बहुत कम रही तो यही असली समस्या होगी। हालांकि नायकों के बीच मची अराजक लड़ाई ने उन्हें अशांत परिस्थितियों में भी फायदा उठाने का अवसर प्रदान कर दिया। आर्यन ने थोड़ा सा अपना रूप बदला, ऊर्जा से सुरक्षा देने वाला सूट पहना, हाथ में लेजर तलवार की मूठ पकड़ी, थोड़ा सा मेकअप किया और खुद को ग्रेट क्लाउड दायरे के एक स्थानीय सैनिक के रूप में पेश किया। साथ ही उसने अपनी कमर में एक बिजली की पिस्तौल भी रखी हुई थी। वह किसी भावी योद्धा की तरह दिख रहा था। उसकी पोशाक में विज्ञान कथाओं का भाव झलक रहा था। अंकल, आपका पहनावा बहुत शानदार है। रामा ने आर्यन के पहनावे को देखा और उसकी आंखें मानो तारों की तरह चमक रही थीं। नायकों की पूजा करना हर किशोर की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आर्यन ने स्नेहपूर्वक रामा के छोटे से सिर पर हाथ फेरा और रामा के छोटे से चेहरे पर आनंद का भाव प्रकट हुआ। रामा, तुम अभी यहीं रहो। ये छोटा पत्थर ले लो। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो इस छोटे पत्थर को तोड़ देना और चाचा तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। आर्यन मुसीबत खड़ी करने वाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह रामा को अपने साथ नहीं ला सकता था। रामा ने आज्ञाकारी और समझदारी से सिर हिलाया। आर्यन ने रामा के लिए इन दिनों के दौरान उपयोग करने के लिए कुछ भोजन भी छोड़ दिया। आर्यन ने अपने निर्देश समाप्त करने के बाद रामा की नजरों से ओझल हो गया। रामा ने आर्यन की लुप्त होती आकृति को काफी देर तक चुपचाप देखा और उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। धिक्कार है, ये कैसी घटिया जगह है। आध्यात्मिक ऊर्जा तो प्रचुर मात्रा में नहीं है, लेकिन इन झाड़ियों में व्याप्त विषैली गैसें सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। दो स्वर्ग और पृथ्वी लोग बेहद प्रतियोगिता के आयोजकों के सैनिक जमीन साफ कर रहे थे। उनके शरीर घावों से भरे हुए थे। शुरुआत में उनकी छोटी टीम में 10 लोग थे, लेकिन इससे पहले कि वे जंगल के आधे हिस्से की भी छानबीन कर पाते, उनमें से केवल 2 ही बचे थे। खोजकर्ता होने के नाते एक बार जब वे कोई खोज कर लेते थे तो उन्हें उदार पुरस्कार मिलते थे। प्राप्त संसाधन अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थे, कम से कम उनके शेष जीवन के लिए पर्याप्त थे, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ग्रेट क्लाउड दायरे के खतरे उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। न केवल वातावरण खतरनाक था, बल्कि ग्रेट क्लाउड दायरे के मूल निवासी अक्सर प्रकट होकर उन पर जोरदार हमला करते थे। निशाना साधो, गोली चलाओ। आर्यन, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने बेहद प्रतियोगिता के आयोजकों के 2 सदस्यों को देखा और दहाड़ मारी। दोनों आदमी जम से गए। क्या वे छुपकर हमला करने पर सहमत नहीं हुए थे? गोली चलाने से पहले चिल्लाने का क्या मतलब है? क्या आपको डर है कि हमें पता नहीं चलेगा कि आप अंधेरे में घात लगाकर हम पर हमला कर रहे हैं? दोनों मुड़ गए। बैंग बैंग, 2 गोलियां चली, दोनों निशाने पर लगी। बेहद प्रतियोगिता के आयोजक द्वारा नियुक्त स्वर्ग और पृथ्वी लोक के 2 शक्तिशाली योद्धाओं में से प्रत्येक के माथे के बीचों बीच एक गहरा चौड़ा गोली का छेद दिखाई दिया। उनकी मृत्यु आंखें खुली हुई हालत में हुई। इन दोनों की मौत के साथ ही उनकी 10 सदस्यीय टुकड़ी का भी पुनर्तः सफाया हो गया। भाई, आप किस टीम से हैं? आपका ये सटीक निशाना हमारी पीढ़ी के लिए वाकई एक मिसाल है। अचानक एक व्यक्ति किसी कोने से निकल आया। वह महान बादल क्षेत्र का मूल निवासी योद्धा था। उसने भी उसी तरह का सुरक्षात्मक सूट पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक छोटा सा सुनहरा सितारा लगा हुआ था। ये छोटा तारा ग्रेट क्लाउड दायरे में कप्तान के पद का प्रतिनिधित्व करता था। एक कप्तान 50 सैनिकों का नेतृत्व करता था और ग्रेट क्लाउड रील में कम से कम एक छोटा अधिकारी होता था। आर्यन को उसका अचानक प्रकट होना नहीं लगा। वह पहले से ही जानता था कि वह छुपकर बैठा है, इसलिए वह जानबूझकर दिखावा करने के लिए बाहर आया था। बेहद प्रतियोगिता के आयोजक के लिए आर्यन के पास सीधे टकराव का कोई मौका नहीं था। वह केवल उनकी ताकत का इस्तेमाल उनके ही खिलाफ कर सकता था। ग्रेट क्लाउड रील के मूल निवासी सबसे अच्छे सहायक थे। हे, बस यूं ही रैंडम शॉट्स। आर्यन ने बहुत ही विनम्रता से व्यवहार किया। अब उसे महान बादल क्षेत्र में एक औपचारिक पहचान की आवश्यकता थी। अचानक से चलाई गई गोलियां। भाई, तुम तो बहुत ही विनम्र हो।
ये दोनों डिसेंडर बेहद खतरनाक हैं। हमने इन्हें मारने की कोशिश में कई भाइयों को खोया है। स्क्वाड लीडर कैप्टन चैतन्य आर्यन के प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण थे और बार बार उन्हें भाई कहकर पुकारते थे। उसकी मुस्कान में बनावटीपन की झलक थी, लेकिन आर्यन को इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी वह शुरू से ही बहुत ईमानदार नहीं था। जैसे को तैसा, है ना? इन अवरोहियों से मुझे कभी न सुलझने वाली नफरत है। इन्होंने मेरा घर तबाह कर दिया, और जब तक मैं इन सबको मार नहीं डालता, तब तक मेरे दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। आर्यन ने गुस्से से भरा, उग्र चेहरा बना लिया। कप्तान ने गहरी संवेदना व्यक्त की। भाई, मैं तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकता हूँ। मुझे भी इन लोगों के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। कैप्टन चलकर आए और आर्यन के कंधे पर हाथ रख दिया। मैं चैतन्य, स्क्वाड लीडर हूँ। भाई, क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? मेरी टीम में हर किसी को इन डिसेंडर्स से घोर नफरत है। फिर हम मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। दस्ते के नेता चैतन्य की मुस्कान उम्मीदों से भरी हुई थी। उनकी सैन्य उपलब्धियां उनके अधीनस्थों द्वारा मारे गए डिसेंडर्स की संख्या पर आधारित थीं। उसके अधीन जितने अधिक विशेषज्ञ होते थे, उतनी ही तेजी से वह सैन्य उपलब्धियां हासिल करता था। अगर यह युवक अपने अधीनस्थों के साथ मिल जाए, तो शायद उसे कुछ ही दिनों में एक और पदोन्नति मिल जाए। आर्यन, मैं आपको सलाम करता हूँ, कप्तान। आर्यन ने मुट्ठी भींचकर गंभीरता से कहा। आर्यन की दिली इच्छा एक औपचारिक पहचान की थी, और स्क्वाड लीडर चैतन्य का निमंत्रण उनके इरादों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। दस्ते के नेता चैतन्य ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, भाई, शाबाश। पलक झपकते ही अपने अपने गुप्त इरादों वाले दोनों व्यक्ति एक साजिश में शामिल हो गए। दस्ते के नेता चैतन्य आर्यन को अपने ठिकाने पर ले आए। मूल रूप से दस्ते के नेता चैतन्य के अधीन 50 आदमी थे, लेकिन अब 20 से भी कम बचे थे। बाकी सभी लोग डिसेंडर से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारे गए थे। आर्यन ने बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों को देखा और उसके दिल में निराशा की भावना उत्पन्न हुई। अगर यह युद्ध क्षेत्र पृथ्वी पर होता, तो पृथ्वीवासियों के लिए परिणाम शायद और भी दुखद होते। ऐसी घटना पृथ्वी पर कभी नहीं होनी चाहिए और न ही दोबारा दोहराई जानी चाहिए। आर्यन ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की। स्क्वाड लीडर चैतन्य ने आर्यन की ओर देखा और सोचा कि वह अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया है। दस्ते के नेता चैतन्य की नज़र में ये सामान्य बात थी। कुछ लोग मार सकते थे, युद्ध का अनुभव कर सकते थे, लेकिन युद्ध से होने वाली पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे। हमारी टीम में मूल रूप से 50 लोग थे, लेकिन कई लोगों ने इन परग्रही प्राणियों से लड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भले ही कुछ भाई सौभाग्य से बच गए हों, वे सभी घायल हो गए और हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। जब दस्ते के नेता चैतन्य ने इस बारे में बात की, तो उन्होंने मगरमच्छ के आंसू भी बहाए। आर्यन ने स्क्वाड लीडर चैतन्य की ओर एक नज़र डाली। वह खुद तो एक नंबर का ड्रामा क्वीन था, तो भला स्क्वाड लीडर चैतन्य के इस भव्य प्रदर्शन से वह कैसे प्रभावित हो सकता था। इसलिए आर्यन ने केवल थोड़ी सी सहानुभूति दिखाने के लिए सिर हिलाया। बस यही है, हमने पहले ही उन आदिवासियों पर श्राप दिया था। अब चाहे वह आदिवासी कहीं भी भागे, ये श्राप उस पर असर करेगा, जिससे मुझे उसका पता आसानी से लग जाएगा। कहावत है ना, डाकू को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। जैसे ही हम आदिवासी नेता को पकड़ लेंगे, बाकी आदिवासी अपने आप ही कोई समस्या नहीं रहेंगे। बाहर से एक गर्व भरी आवाज गूंजी। आर्यन थोड़ा चौंक गया और उसने स्वयं को दिव्य चिंतन में लीन कर लिया। वहां किसी भी प्रकार के अभिशाप का कोई निशान नहीं था। तुरंत ही आर्यन ने स्क्वाड लीडर चैतन्य की ओर देखा। स्क्वाड लीडर चैतन्य ने आर्यन को हैरानी भरे भाव से देखा। एक अभिशाप? मुझ पर अभिशाप है? ये कैसे संभव है? स्क्वाड लीडर चैतन्य ने इसे कोरी कल्पना समझकर उपहास किया। डिसेंडर्स के प्रकट होने से पहले वह 20 वर्षों तक युद्ध में भाग लेने वाला एक अनुभवी सैनिक था। भले ही वही युद्ध क्षमता के मामले में आर्यन जितना बलवान न हो, लेकिन युद्ध अनुभव के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। स्क्वाड लीडर चैतन्य को आत्मविश्वास से भरा देखकर आर्यन बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वे येलो स्प्रिंग्स पहुंचने तक हार नहीं मानते। कुछ ही क्षण बाद सैनिकों का एक दस्ता पास आया, जिनमें से प्रत्येक गर्व से इतरा रहा था, रुद्राक्ष और अहंकार की भावना से भरा हुआ था। आप कौन हैं? दस्ते के नेता चैतन्य ने उन सैनिकों की ओर देखा।
प्रत्येक सैनिक में एक साधक से संबंधित एक हल्की दमनकारी आभा थी, जिससे उनकी पहचान स्वतः स्पष्ट हो जाती थी। उनमें से समूह का नेतृत्व कर रहे एक अनुभवी सैनिक ने अपनी हथेली खोली और एक सुनहरी तितली दस्ते के नेता चैतन्य की पीठ पर फड़फड़ाती हुई आए और उड़कर उस अनुभवी सैनिक के हाथ में जा गिरी। दरअसल अनुभवी का श्राप स्क्वाड लीडर चैतन्य पर पड़ा था। आर्यन को अपने मन में यह बात समझ आ गई थी। दूसरी ओर दस्ते के नेता चैतन्य के चेहरे पर घोर हार का भाव था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये 4 शब्द अनायास ही दस्ते के नेता चैतन्य के मन में उभर आए। हालांकि आर्यन ने मुस्कुराते हुए इन सैनिकों की ओर देखा। क्या तुम खुद मरना चाहते हो या चाहते हो कि मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूं? इस समय आर्यन दस्ते के नेता चैतन्य के सामने खड़ा था और इन बूढ़े, कमजोर और बीमार व्यक्तियों को रोक रहा था। शाप देने वाले अनुभवी व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अपनी इस मामूली ताकत के साथ क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमें चुनौती देने का कोई अधिकार है? उसकी प्रतिक्रिया आर्यन के शब्द नहीं, बल्कि गोली चलने की आवाज थी। गोली चली। एक गोली हवा में से होकर गुजरी। घूमती हुई गोली हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। इसके बाद उस वयोवृद्ध व्यक्ति के माथे पर एक चमकीला आड़ू का फूल खिल उठा। उस वयोवृद्ध व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर झुक गया और वह गिर गया। एक हेडशॉट। आर्यन का आक्रमण तीखा और निर्णायक था। भाई हरीश। उस वयोवृद्ध सैनिक के पीछे एक अधिकारी गुस्से से दहाड़ उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाई हरीश, जिसे वह निर्णायक और तेज तर्रार मानता था, एक युवा बदमाश के सामने टिक नहीं पाएगा और उसी की गोली से मारा जाएगा। बंदूकें एक विशेष हथियार थी जिनसे बिग डिपर प्रतियोगिता से आए इन डिसेंडर्स का सामना इस दुनिया में पहुंचने के बाद ही हुआ। वे पहले ही क्षेत्र की सीमाओं को पार कर चुके थे और उनकी विनाशकारी शक्ति अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। जनजात स्तर का एक दुर्बल साधक, यदि वह बंदूक जैसे हथियार को कुशलतापूर्वक चलाना सीख ले, तो स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के शक्तिशाली साधक को भी आसानी से मार सकता था। उनकी टीम के सभी पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी स्तर की साधना कर रहे थे। क्षेत्र के लिहाज से वे इन साधारण आदिवासियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। हालांकि इन आदिवासियों के पास बंदूकें थीं, ऐसे हथियार जो पारंपरिक अर्थों से परे थे। भाई हरीश की मृत्यु ने उनके दिल पर गहरा आघात पहुंचाया। वह भी स्वर्ग और पृथ्वी के स्तर पर था और उसे भी मृत्यु से भय लगता था। हालांकि कहा जाता है कि लोग धन के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। बेड प्रतियोगिता के आयोजकों ने मूल निवासियों को हटाने के लिए पहले ही एक बड़ा इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन बिग डिपर प्रतियोगिता से इनाम प्राप्त करना कितना आसान था। अब उस अनुभवी व्यक्ति को पैसे कमाने की चिंता ज्यादा थी, न कि उसे खर्च करने के लिए जीवित रहने की। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, निकल जाओ, वरना तुम्हारे भाई हरीश का जो हाल होगा वही तुम्हारा भी होगा। आर्यन ने एक बार फिर दहाड़ मारी, जिसमें आंतरिक कमजोरी को छुपाने के लिए थोड़ी सी बहादुरी झलक रही थी। अभी भी हिचकिचा रहे उस अनुभवी व्यक्ति ने आर्यन के लहजे से तुरंत ही कुछ सूक्ष्म जानकारी को समझ लिया। पूरी तरह से हताश, बाहर से ताकतवर लेकिन अंदर से कमजोर, यह आदिवासी हमें डराने के लिए ऐसी घिनौनी चाल चलना चाहता है। उसे पहले से ही दबाव महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वह जानता है कि इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ना नामुमकिन है। उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल है और वह एक बार में सिर्फ एक गोली चला सकता है, लेकिन हम तो बहुत सारे हैं। अगर एक भी व्यक्ति उसके पास पहुंच गया तो उसे दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। उस अनुभवी व्यक्ति की आवाज में सूक्ष्म उत्साह का भाव झलक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार आर्यन का अंत निश्चित है। नहीं, आर्यन ने जानबूझकर पीछे हट गया, जैसे किसी मस्खरे की योजना का पर्दाफाश हो गया हो। इस समय अनुभवी सैनिक अपने आंतरिक विचारों को लेकर और भी अधिक आश्वस्त थे। धिक्कार है इस गवार को, वह सचमुच इतनी भद्दी एक्टिंग से उन्हें धोखा देना चाहता था। इस मूल निवासी को तो 10,000 बार मरना ही चाहिए था। एक एक करके सभी अनुभवी सैनिक लड़ने के लिए उत्सुक थे। केवल इस मूल निवासी को मारकर ही वे अपनी घृणा को शांत कर सकते थे। मारना। उनमें से एक ने आधा मीटर लंबी घुमावदार तलवार पकड़ी और आर्यन की गर्दन पर वार किया। घुमावदार तलवार तेज थी, जिससे एक भयावह चमक निकल रही थी। ठंडे ब्लेड से खून की हल्की सी गंध आ रही थी। ब्लेड नीचे की ओर दबा। आर्यन के होंठ अचानक एक अजीब से चाप में मुड़ गए।
उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन दाहिने हाथ में लेजर तलवार का मूठ था। उसने मूठ पर लगे बटन को दबाया। एक गहरे लाल रंग का ब्लेड प्रकट हुआ। उसने एक तलवार से नीचे की ओर वार किया। उस पूर्व सैनिक के पेट में तुरंत तेज दर्द होने लगा। आप टकराना। हालांकि अनुभवी सैनिक गंभीर रूप से घायल था, आर्यन की पिस्तौल निष्क्रिय नहीं थी। एक गोली पहले ही एक अन्य पूर्व सैनिक के माथे को भेद चुकी थी। हत्या तो हत्या ही होती है, इसके लिए बंदूक की आवश्यकता नहीं होती। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी। अनुभवी योद्धा के पेट से लंबी तलवार निकाली गई और उच्च तापमान वाले लेजर द्वारा तलवार पर लगा खून सीधे वाष्पीकृत हो गया। अंत में आर्यन के आतंक को समझकर उस अनुभवी सैनिक का दिल ठंडा पड़ गया। हालांकि उसके पेट से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसे अब पछताने का कोई मौका नहीं बचा था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके शरीर में जीवन तेजी से उससे दूर होता जा रहा था। आर्यन ने एक साथ 2 साथियों को मार डाला। अन्य सैनिकों के चेहरे पर भी भय के भाव दिखाई दिए। आर्यन की क्षमता उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इस आदिवासी बच्चे को मार डालो, अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। संकरी घाटी में बहादुरों की ही जीत होती है। अगर वे मुड़कर चले जाते तो वे बच नहीं पाते। ये कमरा बहुत संकरा था। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़ते, आर्यन 2 और लोगों को मार सकता था। एक बार जब उनकी संख्यात्मक बढ़त खत्म हो जाएगी तो आर्यन की नजरों में बाकी सब बलि के बकरे बन जाएंगे। दस्ते के नेता चैतन्य दंग रह गए। उन्होंने तो बस सड़क से एक अनजान व्यक्ति को उठा लिया था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना दुर्लभ उस्ताद होगा। आर्यन, उन सबको मार डालो। दस्ते के नेता चैतन्य अपने पिछले भय से मुक्त होकर सूक्ष्म रूप से उत्साहित थे। यदि इन सभी लोगों को मार दिया जाता तो बदले में मिलने वाला सैन्य सम्मान उसके जीवनकाल में ही उसे एक सेंचुरियन बनने के लिए पर्याप्त होता। एक गार्ड का कप्तान मात्र एक निम्न श्रेणी का अधिकारी होता था। केवल सेंचुरियन के पद तक पहुंचने पर ही किसी को सही मायने में मध्य स्तरीय जनरल माना जा सकता था। समझा। आर्यन ने अपनी जीभ से अपने सूखे होठों को चाटा। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने बिग डिपर प्रतियोगिता के सैनिकों की ओर प्रहार किया। सैनिक दहशत में इधर उधर भागने लगे। यद्यपि वे सभी स्वर्ग के चुने हुए थे, जिन्हें बिग डिपर प्रतियोगिता द्वारा मनुष्यों के बीच ड्रैगन बनने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, फिर भी आर्यन जैसे एक तरकीन अस्तित्व का सामना करने पर वे अव्यवस्था में भाग गए। आर्यन की तकनीकें असंख्य नहीं थीं, लेकिन वे सीधी और कारगर थीं। चाहे बंदूक हो या तलवार, वह एक सरल और संक्षिप्त मार्ग का अनुसरण करता था। एक तलवार, एक हत्या, एक गोली, एक व्यक्ति। आर्यन ने पलक झपकाए बिना ही हत्याएं कर दी और देखते ही देखते जमीन लाशों से भर गई। जमीन पर दर्जनों शव बिखरे पड़े थे। सभी की आंखें अंधी हो चुकी थीं और वे मर रहे थे। आर्यन की लेजर तलवार पर खून का कोई धब्बा नहीं था और उसकी बंदूक की चपेट में आने से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। चैतन्य, दस्ते के नेता और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उनकी नजरों में ये लोग क्रूर और दुष्ट थे। यदि शांति का समय होता तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक के इतने सारे शक्तिशाली व्यक्ति, भले ही उनके हाथों में बंदूकें हों, हमला करते समय निश्चित रूप से मारे जाते या अधिक से अधिक अपनी मृत्यु से पहले कुछ लोगों को नरक में घसीटकर ले जा पाते। इन लोगों की सैन्य योग्यता को मेरे खाते में गिना जाए। आखिरकार मैंने पहले ही 2000 सैन्य योग्यताएं अर्जित कर ली हैं। यदि मैं इन लोगों की सैन्य योग्यताएं भी जोड़ दूं तो मुझे सेंटुरियन के दूसरे चरण में पदोन्नत किया जा सकता है। स्क्वाड लीडर चैतन्य ने आर्यन की ओर देखा। उनका दिल बेचैन था। वास्तव में स्क्वाड लीडर चैतन्य को खुद लगा कि उन्होंने जो अनुरोध किया था वह कुछ ज्यादा ही था। स्वर्ग और पृथ्वी लोक का प्रत्येक शरीर अवरोही ने 300 सैन्य योग्यताओं का प्रतिनिधित्व किया। आर्यन ने स्वर्ग और पृथ्वी लोक में कुल 35 लोगों को मार डाला था। 10,500 अंकों का अवरोही स्कोर, जो कि उनके पिछले 2000 सैन्य योग्यता के आधार से कहीं अधिक था। यदि आर्यन को ये सैन्य योग्यता मिल जाती तो वह भी एक सेंचुरियन बन सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ मूल रूप से इन ग्रेनेड डिसेंडर्स को मारने आया हूँ और सैन्य योग्यता की मुझे परवाह नहीं है। बस मुझे इन लोगों से संसाधन और कवच दे दो। आर्यन ने बड़ी बेबाकी से बात की, मानो उसे सैन्य योग्यता में बिल्कुल भी दिलचस्पी न हो। आर्यन की बातें सुनकर स्क्वाड लीडर चैतन्य की आंखें चमक उठीं। उसे सचमुच एक मूर्ख मिल गया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सैन्य योग्यता की भी परवाह नहीं थी। सैन्य योग्यता धन, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी।
यदि कोई पर्याप्त सैन्य योग्यता अर्जित कर ले तो मार्शल बनना और स्वतंत्र रूप से कमान संभालना भी असंभव नहीं था। उन डिसेंडर पर मौजूद संसाधनों का क्या नतीजा निकला? बिना शक्ति के केवल साधना करने से क्या व्यक्ति अपने शारीरिक गठन से विवश नहीं हो जाएगा? दस्ते के नेता चैतन्य के दिमाग में पल भर में हजारों विचार कौंध गए। हालांकि आर्यन को स्क्वाड लीडर चैतन्य के तुच्छ विचारों पर विचार करने की कोई परवाह नहीं थी। आर्यन की अपनी योजना थी, वैसे भी उसका इस महान बादल लोक में ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं था। सैन्य योग्यता हासिल करने और धनवान बनने के लिए पदोन्नति पाने की बात उनके लिए यथार्थवादी नहीं थी। इसके अलावा किसी व्यक्ति के पास जितनी अधिक सैन्य योग्यता होती है और उसका आधिकारिक पद जितना ऊंचा होता है, उसे उतने ही मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ता है। यदि आप एक जनरल हैं और मैं एक सैनिक हूं, तो जब दुश्मन सैनिक आएंगे तो वे निश्चित रूप से सबसे पहले आप पर हमला करेंगे, मुझ पर नहीं। अगर यह चैतन्य स्क्वाड लीडर एक अधिकारी बन जाए तो यह आर्यन को ढाल देने जैसा होगा। यह अफसोस की बात है कि दस्ते के नेता चैतन्य इस रिश्ते की परत को नहीं समझ सके और अब भी आत्मसंतुष्ट थे, ये सोचकर कि अराजक समय में नायक उभरते हैं और उन्हें आखिरकार एक ऐसा भोला भाला व्यक्ति मिल गया है जो उन्हें सैन्य योग्यता देने को तैयार है। अधिकारी चैतन्य, दस्ते के नेता, हमने अभी अभी बिग डिपर प्रतियोगिता से उतरे सैनिकों की एक टीम का सफाया किया है। उनका कोई संगठन और ठिकाना जरूर होगा। क्यों न हम अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उनके ठिकाने तक पहुंचे और उन सभी का सफाया कर दें। आर्यन ने स्क्वाड लीडर चेतना को सुझाव दिया। दस्ते के नेता चैतन्य थोड़ा हिचकिचाए। हालांकि पदोन्नति मिलने वाली थी, जिससे उनका दिल थोड़ा खुश और उत्साहित था, लेकिन केवल खुशी और उत्साह ही काफी नहीं थे। उसकी ताकत अपर्याप्त थी। अगर वह आर्यन का पीछा करते हुए सप्तर्षि मंडल के अड्डे तक पहुंच जाता तो डिसेंडर्स यह आत्महत्या के समान होगा। अधिकारी चैतन्य, दस्ते के नेता, मैं जानता हूं कि आप मन ही मन किस बात को लेकर चिंतित हैं। आपको डर है कि हम दोनों संख्या में कम पड़ जाएंगे, कि घास को हिलाने से बिग डिपर कॉन्टेस्ट के साथियों को पता चल जाएगा और वे भाग निकलेंगे। लेकिन आपको ऐसी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे महान बादल क्षेत्र की सभ्यता प्रणाली बिग डिपर कॉन्टेस्ट से अलग है। वे जीवन आभा में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा बमों के संबंध में उनकी खोज और संवेदनशीलता की क्षमताएं उतनी उच्च नहीं हैं। जब तक हम इस लाभ का उपयोग करते हैं, बिग डिपर कॉन्टेस्ट के उन ग्रेनेड डिसेंडर्स को बिना खून बहाए पूरी तरह से नष्ट करना कोई असंभव सपना नहीं है। आर्यन ने लगातार स्क्वाड लीडर चेतना को प्रलोभित किया। सच कहे तो दस्ते के नेता चैतन्य का दिल थोड़ा भावुक हो गया था। घोड़ा बिना घास खाए मोटा हो जाता है। वही बात है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कमाए गए धन के बिना अमीर नहीं बनता। यदि कोई सब कुछ दांव पर लगाने का साहस रखता है, तो वह सम्राट को भी उसके घोड़े से नीचे खींच सकता है। आर्यन के उकसावे से स्क्वाड लीडर चैतन्य को प्रलोभन महसूस हुआ। स्क्वाड लीडर चैतन्य को लगा कि आर्यन की बातें काफी तर्कसंगत थीं। सब कुछ दांव पर लगाने का साहस रखो, सम्राट को उसके घोड़े से नीचे उतारने का साहस रखो। अगर वह अपनी जान जोखिम में डाले बिना रणनीति का इस्तेमाल करके बिग डिपर कॉन्टेस्ट के सभी सैनिकों को खत्म कर सकता, तो क्या उसकी सैन्य योग्यता में जबरदस्त वृद्धि नहीं होती? यदि उसे वास्तव में कमांडर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, तो शायद उसे भूमिगत दुनिया की पहली परत में पीछे हटने की भी उम्मीद हो सकती है। इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि किस तरह से सतह की दुनिया को चारों ओर से डिसेंडर्स ने तबाह कर दिया है, लेकिन भूमिगत दुनिया हमेशा से अक्षुण्ण रही है। वह एक आदर्श स्थान था, एक ऐसी जगह जो युद्ध और धुएं से अछूती थी। दस्ते के नेता चैतन्य की आंखों में लालसा भरी हुई थी। ठीक है, चूंकि आप जोखिम उठाना चाहते हैं, तो मैं इस बार आपके साथ चलूंगा। चैतन्य, स्क्वाड लीडर अंततः सहमत हुए, लेकिन उन्होंने एक पल सोचा और कहा, जाने से पहले मैं अपनी सैन्य योग्यता का आदान प्रदान कर लूंगा। यह मिशन बहुत खतरनाक है। अगर मेरे पास बहुत सैन्य योग्यता है लेकिन मैंने उसका आदान प्रदान नहीं किया और फिर मैं इस युद्ध क्षेत्र में मर जाता हूं, तो ये बहुत दुखद होगा। तब मैं किससे शिकायत करूंगा? चैतन्य, स्क्वाड लीडर सावधानी पूर्वक था। आर्यन एक पल के लिए अवाक रह गया। ऐसे समय में भी वह अधिकारी बनने के बारे में सोच रहा था। ये कितनी बुरी लत होगी। स्क्वाड लीडर चैतन्य की अदला बदली की प्रक्रिया सरल थी। उसने इन शवों के सिरों को टोकन के रूप में लिया
फिर सैन्य योग्यता प्रमाण पत्र पूरा करने के लिए अपनी कलाई पर लगे लाइट ब्रेन से उन्हें स्कैन किया। संबंधित सैन्य योग्यता को श्रेय दिया गया। स्क्वाड लीडर चैतन्य ने तुरंत अपना पद बदलकर द्वितीय रैंक का पद प्राप्त कर लिया। सेंचुरियन। स्क्वाड लीडर चैतन्य की वर्तमान स्थिति से एक ही छलांग में सेंचुरियन के दूसरे रैंक तक पहुंचने में उनके हाथों से केवल 5000 सैन्य पुण्य खर्च हुए। आर्यन के शब्दों में ये सैन्य योग्यता काफी मूल्यवान प्रतीत होती थी। कम से कम यह मुद्रास्फीति से प्रभावित होकर अवमूल्यन तो नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही ऐसा होने वाला है। हे टिल्ड। अधिकारी महोदय, मेरा एक निवेदन है। मिशन की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मैं 3 के 4 प्लास्टिक बमों के बदले सैन्य योग्यता प्राप्त करना चाहती हूँ। आर्यन ने देखा कि दस्ते के नेता चैतन्य के खाते में अभी भी सैन्य योग्यता शेष है और उसने तुरंत उस सैन्य योग्यता पर अपनी निगाहें जमा ली। ऐसा नहीं था कि आर्यन के पास अत्याधुनिक बम या विस्फोटक नहीं थे। विशुद्ध रूप से यांत्रिक सभ्यता के उन्नत स्तर के संदर्भ में डीप ब्लू स्टार ग्रेट क्लाउड दायरे की सती सभ्यता की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थी। लेकिन चूंकि वह महान बादल लोक के लोगों के लिए काम कर रहा था, तो उसे अपनी जेब से भुगतान क्यों करना चाहिए? आर्यन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। चेतना। स्क्वाड लीडर थोड़ा झिझका। प्रत्येक प्लास्टिक बम के बदले 800 सैन्य योग्यताएं आवश्यक थीं। 3400 सैन्य पुण्य होंगे। आर्यन से मिलने से पहले उनके खाते में इतनी बड़ी सैन्य पुण्य राशि कभी दर्ज नहीं हुई थी। लंबे समय तक गरीबी में रहने के कारण दस्ते के नेता चैतन्य को एक साथ इतनी सैन्य पुण्य राशि निकालने के लिए कहना थोड़ा अनिच्छुक लगा। वरिष्ठ भाई चैतन्य, बच्चे की बलि दिए बिना भेड़िए को नहीं पकड़ा जा सकता। हालांकि ये 3 प्लास्टिक बम सस्ते नहीं हैं, लेकिन अगर इनसे बिग डिपर प्रतियोगिता के बाकी अधिकारियों को एक ही बार में मार गिराया जा सके, तो 30-50 लोग भी मारे जाएं तो भी आपको खूब धन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर सैन्य पुण्य खो जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इस क्षणिक सुविधा के लालच में अपनी जान गंवा दी तो फिर किसी भी सैन्य पुण्य का कोई मूल्य नहीं। आर्यन ने स्क्वाड लीडर चैतन्य को सलाह दी। दस्ते के नेता चैतन्य ने काफी देर तक सोचा, अंततः वह उलझन से मुक्त हो गए। आर्यन, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इस बार मैं तुम पर भरोसा करूंगा। मेरे लिए 3 प्लास्टिक बम बदल दो। दस्ते के नेता चैतन्य ने दांत पीसते हुए अपनी कलाई पर बंधे मंदबुद्धि व्यक्ति से कहा। इस विशाल बादल क्षेत्र में अन्य विधियां विशेष रूप से उन्नत नहीं थी, लेकिन इसकी अंतरिक्ष तह और वर्महोल तकनीक काफी उल्लेखनीय थी। जैसे ही स्क्वाड लीडर चैतन्य के शब्द समाप्त हुए, प्रकाश मस्तिष्क में मौजूद 2400 सैन्य योग्यताएं तुरंत मिट गईं और स्क्वाड लीडर चैतन्य के सामने हथेली के आकार का एक काला भावर हल्का सा प्रकट हुआ। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। स्क्वाड लीडर चैतन्य के सामने 3 प्लास्टिक बम गिरे। आर्यन, तुम्हें इन 3 प्लास्टिक बमों को निराश नहीं करना चाहिए। स्क्वाड लीडर चैतन्य के हाथ कांप रहे थे जब उसने अनिच्छा से 3 प्लास्टिक बम आर्यन को सौंप दिए। आर्यन मुस्कुराया। भगवान चैतन्य, दस्ते के नेता, आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। आधे घंटे बाद आर्यन और दस्ते के नेता चैतन्य चुपचाप एक लाल रंग की भूमि पर पहुंच गए थे। एक सफेद तंबू शान से खड़ा था। प्रवेश द्वार के बाहर बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक के 2 गार्ड निगरानी कर रहे थे। ये दोनों रक्षक एकदम सीधे खड़े थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। वे दोनों स्वर्ग और पृथ्वीलोक के विशेषज्ञ थे। ग्रेट क्लाउड दायरे में उन्हें पहले से ही शीर्ष स्तर के स्वामी माना जाता। फिर भी बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक के शिविर में वे महज 2 महत्वहीन रक्षक थे। इस बार तो हमने बड़ी मछली पकड़ी है। आर्यन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म दिव्य प्रकाश की झलक दिखाई दी। नॉर्थ डिपर प्रतियोगिता का आयोजक किसी भी कीमत पर उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उसने पलटवार किया। दबकर रहना उसके स्वभाव में नहीं था। आर्यन, सप्तर्षि मंडल के आयोजक के शिविर में कड़ी सुरक्षा है। मुझे लगता है हमें अपनी योजना रद्द कर देनी चाहिए। जब दस्ते के नेता चैतन्य सचमुच युद्ध के मैदान में पहुंचे, तब भी वे डरपोक थे। पहले तो ये साहस की लड़ाई थी, जहां 2 प्रतिद्वंद्वी आमने सामने थे और वे अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना पूरा जोर लगा दिया। अगर उसने बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक के सैनिकों को नहीं मारा, तो वह खुद मारा जाएगा। लेकिन इस बार वे आक्रामक रुख अपना रहे थे। अगर वे अब पीछे हटते, तो भी उनके पास पछताने के लिए कुछ समय होता।
आर्यन कहाँ है? आर्यन, आर्यन। स्क्वाड लीडर चैतन्य ने अपना सिर घुमाया और पाया कि आर्यन की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद आर्यन वापस आ गया। उसके हाथ खाली थे, पहले वाले तीनों प्लास्टिक विस्फोटक गायब हो चुके थे। आर्यन, तुम? चैतन्य, स्क्वाड लीडर ने अपनी सांस रोक ली। उसने चौड़ी, उभरी हुई आंखों से आर्यन को घूर कर देखा। ये हो चुका है। आर्यन के शब्द मिटने से पहले ही गर्मी की एक लहर आगे बढ़ी। एक धमाके के साथ एक प्लास्टिक विस्फोटक फटा, जिससे पूरा सफेद तंबू पलट गया। एक जोरदार धमाके के साथ मशरूम के आकार का बादल धीरे धीरे आकाश में उठ उठा। प्लास्टिक विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा अत्यधिक थी। इसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ के पूर्ण बल से किए गए प्रहार से कम नहीं थी। अगर पहले से चेतावनी मिल जाती तो स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के शिखर विशेषज्ञ शायद किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाते। लेकिन यह एक सुनियोजित हमला था जो अनजान लोगों पर किया गया था। जैसे जैसे लू चलती गई, तंबू के अंदर मांस और खून के छींटे उड़ रहे थे और कटे हुए अंग आसमान में उड़ रहे थे। 1, 2, 3, 9, 12 फायदेमंद रहा। ये प्लास्टिक विस्फोटक वाकई फायदेमंद रहा। दस्ते के नेता चैतन्य ने दूर से गिरते हुए सिरों को देखा। वे सभी स्वर्ग और पृथ्वीलोक के स्वामियों के थे। स्वर्ग और पृथ्वीलोक के एक मुखिया का मूल्य 300 सैन्य पुण्य था और 12 मुखियाओं का अर्थ 3600 सैन्य पुण्य था। फिर भी एक प्लास्टिक विस्फोटक की कीमत केवल 800 सैन्य योग्यता के बराबर थी। ये सौदा फायदेमंद था या नहीं, ये तो प्राथमिक विद्यालय में अभी अभी दाखिला लेने वाला बच्चा भी समझ सकता था। हे, मैंने तुमसे कहा था महोदय, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आर्यन ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि जमीन पर 12 सिर पड़े हुए थे। तंबू के नीचे की धूल और धुआं छंट गया। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। तंबू के अंदर क्रोध से भरी एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। धुएं और आग से सना हुआ उसका सफेद वस्त्र एक भूरे चिथड़े में बदल गया था। घूर्णन क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। उसके सीने के सामने एक हल्के नीले रंग का मोती तैर रहा था और घूर्णन क्षेत्र में सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को पानी की हल्की लहरों ने ढक लिया था। कितना दुस्साहसी चूहा है, छुपकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी दहाड़ से धरती कांप उठी। चैतन्य, दस्ते के नेता, जिनका साधना स्तर निम्न था और जो स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने से बस आधा कदम दूर थे, वास्तव में लुढ़कती हुई ध्वनि तरंगों से घायल हो गए, एक गेंद की तरह सिकुड़ गए और लुढ़ककर दूर चले गए। घूर्णन क्षेत्र का विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के विशेषज्ञ से कहीं अधिक शक्तिशाली था। साधक, ये जीवन स्तर में एक वास्तविक छलांग थी, जब तक कि किसी के पास आर्यन की तरह विशेष साधन, विशेष शारीरिक क्षमता या विशेष अवसर न हो। अन्यथा अपने क्षेत्र से बाहर किसी को चुनौती देना असंभव हो जाएगा। तेज आवाज में ऐसी क्या खास बात है? मेरी अजय विस्फोट दिव्य कला देखो। प्लास्टिक विस्फोटक, मेरे लिए फट जाओ। आर्यन दहाड़ा, उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। हालांकि घूर्णन क्षेत्र में सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि वह जिस प्लास्टिक विस्फोटक की बात कर रहा था वह वास्तव में क्या था। उसने सहज ही पीछे हटते हुए एक कदम पीछे छलांग लगाई और दर्जनों मीटर दूर चला गया। उसने काफी देर तक इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। आकाश में केवल एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दी। धड़ाम से चिड़ियों की बीट का एक ताजा ढेर आकर गिरा। ये सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने गिर पड़ा। तुम छोटे चोर, तुमने मुझे धोखा दिया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति क्रोधित और अपमानित था। वह जीवन भर चतुर रहा था। किसने सोचा होगा कि वह महान बादल लोक के निवासी द्वारा धोखा खा जाएगा। जब मैं बोलता हूँ तो मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि यह फटेगा तो यह निश्चित रूप से फटेगा। बस थोड़ी देर हो गई है। प्लास्टिक विस्फोटक, मेरे लिए फटे। आर्यन ने फिर बात की। घूर्णन क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। ये जानते हुए भी कि यह एक चाल हो सकती है, उसने अत्यंत सतर्कता से चारों ओर देखा। कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। तुम नीच छोटे चोर, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति दहाड़ते हुए अपनी तलवार उठाए आर्यन की ओर दौड़ा। वह इस निर्लज छोटे आदिवासी को जान से मार डालना चाहता था ताकि उसकी जीवन भर की प्रतिष्ठा बर्बाद न हो। संभाल कर उतरें, आर्यन ने उसे फिर से याद दिलाया।
सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा, एक बार मूर्ख बनाया तो तुम्हारी गलती, दूसरी बार मूर्ख बनाया तो मेरी गलती। क्या तुम्हें लगता है कि वही चाल मुझे फिर से धोखा दे सकती है? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बोलने से पहले ही एक जोरदार धमाके के साथ प्लास्टिक के विस्फोटक एक बार फिर उसके पैरों के नीचे फट गए। हालांकि इस बार एक नहीं बल्कि लगातार 2 विस्फोट हुए। भीषण गर्मी की लहर ने सीधे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को उसके पैरों से गिरा दिया। उसके शरीर पर पानी की लहरें लहरा रही थीं, जिससे विस्फोट की अधिकांश शक्ति अवरुद्ध हो गई। हालांकि हल्के नीले रंग का मोती आखिरकार सीमित मात्रा में ही हमलों का सामना कर सकता था। प्लास्टिक विस्फोटकों के लगातार 2 बड़े विस्फोटों के दौरान इसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। चटक चटक, हल्का नीला मोती चकनाचूर हो गया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर पर बनी हल्के नीले रंग की पानी की लहरें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं और अंततः गायब हो गईं। क्या आपको उस लड़के की कहानी पता है जिसने भेड़िया आने का झूठा शोर मचाया था? ये कहानी हमें बताती है कि पहली और दूसरी बार झूठा शोर मचाना होता है, लेकिन तीसरी बार सच होता है। अनुभव पर आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना आपका बच्चा सचमुच भेड़िए के साथ उड़ सकता है। आर्यन ने धीरे से कहा। स्पष्टतः उस भविष्यवाणी का यह अर्थ नहीं था कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से जमीन से उठ पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूटकर बिखरने वाला हो। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति दांत पीसते हुए और आर्यन को घूरते हुए मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बच्चे, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की आर्यन के प्रति घृणा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वह कौन था? सप्तर्षि मंडल में पला बड़ा एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति। यद्यपि उसकी साधना का स्तर घूर्णन क्षेत्र की प्रथम परत तक ही सीमित था, फिर भी युद्ध शक्ति के मामले में वह घूर्णन क्षेत्र की तृतीय परत के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती देने में सक्षम था और अपने स्तर से कहीं आगे की लड़ाई लड़ सकता था। मैं इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन अपनी जगह पर खड़ा रहा, हाथ में एक लंबी राइफल लहराता हुआ। ये राइफल आर्यन ने डीप ब्लू स्टार से प्राप्त की थी। ग्रेट क्लाउड दायरे में भी इसी तरह की राइफलें मौजूद थीं और आर्यन ने राइफल के ढांचे पर मौजूद कोड मिटा दिए थे, जिससे किसी के लिए भी इसके मूल का पता लगाना असंभव हो गया था। वह विशाल राइफल लगभग 1 झांग लंबी थी और उसकी आंतरिक संरचना अत्यंत जटिल थी। राइफल की मैगजीन में एक बार में केवल 9 गोलियां ही आ सकती थीं, लेकिन प्रत्येक गोली पर घने रून उत्कीर्ण थे और गोली का कोर एक छोटा क्षीणित यूरेनियम राउंड था, जो परमाणु विखंडन करने में सक्षम था, जिसमें विस्फोटक शक्ति थी। बड़ी राइफल का निशाना साधा हुआ था, उसका काला मुंह भयावह और डरावना था। ये बहुत ही भयावह था, यहाँ तक कि दस्ते के नेता चैतन्य भी, जो केवल देख रहे थे, इस विशाल राइफल के भीतर छिपी दबंग और जंगली शक्ति को महसूस कर सकते थे। आर्यन को ऐसी राइफल कहाँ से मिली? इसमें मौजूद गोलियां तो रोटेशन रियल्म के विशेषज्ञ को भी चुनौती दे सकती हैं। इन गोलियों की कीमत बहुत अधिक है। ब्लैक मार्केट में बिकने पर प्रत्येक गोली की कीमत कम से कम 10,000 स्टार कॉइन है। चेतना, स्क्वाड लीडर ने खुद से बुदबुदाया। कुछ शक्तिशाली साधकों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर थर्मल हथियारों ने धीरे धीरे अपना अंतर्निहित लाभ खो दिया था। थर्मल हथियारों के लिए निशाना लगाना और फायर करना आवश्यक था। ये प्रक्रिया बहुत जटिल और धीमी थी। हजारों गोलियां दागी जा सकती थीं, और हो सकता है कि वे किसी कल्टीवेटर के एक बाल को भी न भेद पाएं। इसलिए उच्च क्षमता वाले थर्मल हथियारों की संख्या कम थी और आमतौर पर इन्हें उपयोग के लिए नहीं चुना जाता था। मामूली चालें, अपरंपरागत तरीके। क्या आपको लगता है कि यह अनाड़ी विशालकाय मेरे खिलाफ उपयोगी साबित होगा? विस्फोट से धूल और गंदगी से सना हुआ सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति उदास चेहरे से देख रहा था। वह अपना चेहरा फिर से संवारना चाहता था। इस घटना ने वास्तव में उन्हें बहुत अपमानित महसूस कराया था। वह, एक प्रतिष्ठित घूर्णन क्षेत्र विशेषज्ञ, वास्तव में एक तुच्छ स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के निवासी से नुकसान उठा रहा था। क्या ऐसा है? आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे। वह किसी खूंखार जानवर की तरह अपने दांत दिखा रहा था, राइफल कंधे पर रखकर स्क्वाड लीडर चैतन्य पर निशाना साध रहा था। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़े होकर आर्यन की गोली चलाने का इंतजार किया।
थर्मल हथियारों की गोलियों का प्रक्षेप पथ आसानी से पहचाना जा सकता था और गोलियों की गति बहुत तेज नहीं थी, जिससे उन्हें चकमा देना आसान हो जाता था। इस नीच आदिवासी ने पहले ही उसकी सहनशक्ति की सीमा पार कर दी थी। वह बदला लेगा और इस आदिवासी को हताश कर देगा। आर्यन ने निशाना साधा, ट्रिगर दबाया और एक सरसराहट के साथ गोली बैरल से निकली और सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के माथे की ओर उड़ गई। घूमती हुई गोली ने हवा का बल उत्पन्न किया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत गोली की दिशा समझ गया। वह बगल की ओर हट गया। उसने अपने शरीर की गतिविधियों को अत्यंत नियंत्रित तरीके से अंजाम दिया। हालांकि अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में गिर गया हो। आसपास की हवा चिपचिपी हो गई और हर हरकत के लिए उसे सामान्य से 100 गुना अधिक प्रयास करना पड़ रहा था। नहीं, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें अचानक क्रोध से चौड़ी हो गईं। शांति के समय में वह इस क्षणिक अवरोध को पल भर में तोड़ सकता था, लेकिन बिजली की इस चमक में उसके कार्यों में कोई भी छोटी सी गलती उसके जीवन के लिए खतरा बन सकती है। एक धमाके के साथ सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की भौहों के बीच का हिस्सा गोली से छेद गया था। उसका सिर तरबूज की तरह फट गया और लाल और सफेद रंग चारों ओर बिखर गया। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का सिर चकनाचूर हो गया। वह पल भर में ही मृत हो गया। कितनी अफसोस की बात है, अपनी पीढ़ी का एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति फिर भी दुश्मन को कम आंकने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। एक शेर भी खरगोश का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, तो सोचिए जब मैं खरगोश नहीं हूं और वह शेर नहीं है। आर्यन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इस बीच दस्ते के नेता चैतन्य उत्साह से काम रहे थे। रोटेशन रीम, रोटेशन रीम। आर्यन, तुमने सचमुच एक रोटेशन रीम विशेषज्ञ को मार डाला। स्क्वाड लीडर चैतन्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सैन्य पुरस्कारों के संदर्भ में स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र तथा घूर्णन क्षेत्र के पुरस्कार बिल्कुल अलग थे, एक ही श्रेणी में भी नहीं थे। स्वर्ग और पृथ्वी लोक के विशेषज्ञों को वास्तव में बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों से मारा जा सकता था। 1 या 2 को मारने से कोई खास सैन्य उपलब्धि नहीं मिलती थी, लेकिन रोटेशन दायरे में रहना अलग था। वे उड़ सकते थे, भूमिगत होकर भाग सकते थे और सर्वशक्तिमान थे। थर्मल हथियारों से उन्हें मारना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि अगर परमाणु बम भी गिरा दिया जाता तो भी उनके पास जादुई कलाकृतियों से अपना बचाव करने का तरीका होता। ठीक उसी तरह जैसे पहले सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का हल्का नीला मोती था। जब तक कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति परमाणु बम विस्फोट के केंद्र में नहीं था, तब तक वह पानी की लहरों की उस हल्की परत से उसका प्रतिरोध कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी के क्षेत्र को नष्ट करना खेती करने वाले को अधिकतम 300 सैन्य योग्यता का सांत्वना पुरस्कार ही मिला। हालांकि रोटेशन दायरे को मारना किसान 10,000 सैन्य योग्यता अर्जित कर सकता है। तुम अब भी वहां क्यों खड़े हो? जाओ और अपना इनाम ले लो। आर्यन ने सैन्य योग्यता या इस तरह की किसी भी चीज के प्रति कोई लालच दिखाए बिना दस्ते के नेता चैतन्य से आग्रह किया। सैन्य योग्यता अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत अधिक दिखावटी होती है। अगर उसके पास बहुत अधिक सैन्य योग्यताएं होती तो उसकी निश्चित रूप से जांच की जाती और उसका पिछला रिकॉर्ड ठोस नहीं था जिससे उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। हालांकि दस्ते के नेता चैतन्य अलग थे। वह महान बादल क्षेत्र के मूल निवासी थे जिनकी जड़ें गहरी थीं। चाहे कितनी भी जांच पड़ताल कर ली जाए, कोई समस्या नहीं होगी। बिग डिपर प्रतियोगिता के ये सभी अवरोही थर्मल हथियारों से मारे गए थे और थर्मल हथियारों में उच्च क्षेत्र के विरोधियों को चुनौती देने या यहाँ तक कि उन्हें मार गिराने की क्षमता थी। इससे दस्ते के नेता चैतन्य की क्षेत्र और युद्ध क्षमता की कमी भी पूरी तरह से छिप गई। मैं सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, आर्यन ने कुछ हद तक आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट भाव से खुद से बुदबुदाया। आर्यन ने हमेशा की तरह बेड प्रतियोगिता के आयोजक द्वारा नियुक्त सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के शव की पूरी तरह से तलाशी ली। बेड प्रतियोगिता के आयोजक का प्रत्येक शिष्य किसी अनमोल खजाने के समान था। यद्यपि वे शक्तिशाली गुटों से आते थे और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते थे, फिर भी उन्हें प्राप्त संसाधन और प्रशिक्षण उसी क्षेत्र के अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक थे। विभिन्न प्रकार की दुर्लभ सामग्रियां और उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियां लगभग सभी उपलब्ध थीं। जहां एक और स्क्वाड लीडर चैतन्य उत्साहपूर्वक पंजीकरण करा रहे थे, वहीं ग्रेट क्लाउड दायरे में स्थित बेड प्रतियोगिता आयोजक के कमांड सेंटर में
संप्रदाय के मास्टर स्तर के विशेषज्ञ पवन के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने देखा कि दर्जनों आत्मा की पट्टियां एक के बाद एक चकनाचूर हो गईं। अंत में एक रोटेशन दायरे भी शिष्य गिर गया था। उनके विचार में महान बादल लोक कोई बहुत खतरनाक दुनिया नहीं थी। वहां के मूल निवासियों में कुछ ताकत थी, लेकिन वास्तव में कुछ ही खतरनाक क्षेत्र थे। हालांकि सबसे खतरनाक स्थान भी सापेक्षिक थे। दर्जनों स्वर्ग और पृथ्वी लोकों और एक घूर्णन लोक का होना। बिग डिपर प्रतियोगिता के शिष्य एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं, जरूर कोई बड़ी समस्या है। ग्रेट क्लाउड दायरे में कुछ समय बिताने के बाद पवन ने एक अफवाह के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। ग्रेट क्लाउड दायरे के भीतर 8 भूमिगत दुनियाएं भी थीं, जिनमें से प्रत्येक पिछली दुनिया से अधिक रहस्यमय और खतरनाक थी। हालांकि दुनिया की विभिन्न परतें एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट क्लाउड दायरे में मौजूद भूमिगत दुनिया ने उनके सैनिकों की कार्रवाई में दखल देना शुरू कर दिया हो? पवन ने मन ही मन अनुमान लगाया, लेकिन वह स्थिति की पूरी गंभीरता को समझ नहीं पाया। कैयून को भेजो और स्थिति का जायजा लो। अगर भूमिगत दुनिया की पहली परत से लोग सचमुच बाहर आ गए हैं, तो तुरंत स्थिति की सूचना दो। पवन ने धीरे से अपनी कनपटी को सहलाया। उनकी समझ के अनुसार महान बादल लोक की भूमिगत दुनिया से लोग अंततः उभरेंगे और इस युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे। जहां एक शेर सो रहा हो, वहां दूसरों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? महान बादल लोक की भूमिगत दुनिया के लोगों के पास अथाह शक्ति थी। यदि जानकारी सही थी, तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आर्यन और स्क्वाड लीडर चैतन्य द्वारा बेद प्रतियोगिता के आयोजक के शिविर को ध्वस्त करने के बाद वे वहां ज्यादा देर नहीं रुके। आर्यन दस्ते के नेता चैतन्य को ग्रेट क्लाउड दायरे में स्थित एक प्राचीन पर्वत शिखर पर घसीट कर ले गया। आर्यन, तुम सूर्य चंद्रमा शिखर पर क्यों आ रहे हो? ये जगह कुख्यात निषिद्ध भूमि है। यहाँ अक्सर अजीबोगरीब खूंखार जानवर दिखाई देते हैं और तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। हर कदम पर मौत का खतरा है। चेतना, स्क्वाड लीडर आर्यन के पीछे चला गया। उसका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वह डरपोक था, लेकिन ये जगह वाकई बहुत डरावनी थी। कुछ समय पहले ये कहा गया था कि बिग डिपर प्रतियोगिता की 100 लोगों की पूरी टीम यहाँ मर गई थी। उनके हड्डियों के टुकड़े तक नहीं बचे थे। उनमें से नेता स्वर्ग और पृथ्वी लोक शिखर का विशेषज्ञ था। किसी ने उसे एक अजीब काली ऊर्जा से ग्रसित होते देखा और उसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर हरे बालों से भर गया, जिससे वह न तो इंसान और न ही भूत जैसा दिखने लगा, और फिर वह सूर्य चंद्र शिखर की गहराइयों में गायब हो गया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? ये जगह सतह की दुनिया और भूमिगत दुनिया की पहली परत के बीच एक मार्ग का प्रवेश द्वार है। समय समय पर भूमिगत दुनिया की पहली परत के विशेषज्ञ यहाँ आते जाते रहते हैं। हालांकि सतह की दुनिया से उत्पीड़न से बचने के लिए भूमिगत दुनिया के लोगों ने प्रवेश रोकने के लिए प्रतिबंधों की कई परतें लगा रखी हैं। आर्यन ने स्क्वाड लीडर चेतना पर नजर डाली। यद्यपि वह एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन गठन और भूविद्या में उसकी उपलब्धियां दस्ते के नेता चैतन्य की तुलना में कहीं अधिक थीं। ये ड्रैगन माउथ का एक विशिष्ट भूभाग था, जिसके भीतर आशीर्वादों की एक छिपी हुई भूमि थी। बेशक भूमिगत दुनिया की पहली परत और सतह की दुनिया के बीच एक से अधिक प्रवेश द्वार थे, लेकिन आर्यन को निश्चित रूप से यही सबसे निकटतम प्रवेश द्वार मिला। दस्ते के नेता चैतन्य दंग रह गए। जिस भूमिगत दुनिया की उन्हें इतनी चाह थी, उसकी पहली परत अब उनकी पहुंच में थी। यह आश्चर्य सचमुच बहुत अचानक आया। आर्यन ने स्क्वाड लीडर चैतन्य के आश्चर्यचकित चेहरे को कुछ गर्व के साथ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह दिखावा कर पाता, उसकी स्टोरेज रिंग में एक टोकन चमक उठा। आर्यन ने टोकन निकाला। बहुत देर तक पहचानने की कोशिश करने के बाद, धिक्कार है, इतने सारे पहचान चिन्ह थे कि उसे ये भी नहीं पता था कि यह कौन सा है। उसमें दिव्य विचार का एक अंश समाहित किया गया और उस प्रतीक के भीतर से 3 इंच लंबी एक आकृति बाहर निकल आई। इस आकृति का स्वरूप बिल्कुल राक्षस दूत भूत जैसा था। आप मुझसे संपर्क क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ व्यस्त हूँ। आर्यन के हाथ में टोकन देखकर स्क्वाड लीडर चैतन्य तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या ये 4D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था? कितना उन्नत! आखिर आर्यन कौन था? उसके पास इतनी उन्नत तकनीक कैसे हो सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भूमिगत दुनिया की पहली परत से निकला कोई विशेषज्ञ हो? अन्यथा
सती सभ्यता से कहीं आगे निकल चुके उनके तकनीकी साधनों की व्याख्या कैसे की जा सकती है। चाहे चैतन्य स्क्वाड लीडर कुछ भी सोचे, आर्यन ने सीधे अपना हाथ हिलाया और एक प्रतिबंध गिर गया जिसने चैतन्य स्क्वाड लीडर को ढाल बना दिया। राक्षस दूत भूत ने उत्साह से कहा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाल ही में कोई भारी मात्रा में विभिन्न स्तरों और श्रेणियों के हथियारों का एक बड़ा जत्था खरीदना चाहता है। आर्यन, वो टूटा हुआ धनुष जिस पर तुमने शोध किया था और वे चीड़ की राल की गोलियां, ये सब खरीद के दायरे में हैं। हम आपातकालीन खरीद, आखिर चल क्या रहा है? आर्यन आने वाले अपार धन के लालच में अंधा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आंखों में सतर्कता का भाव उभर आया था। अंधेरे में कोई बड़ा हाथ चुपके से कुछ कर रहा होगा। वे कुछ छोटे विमानों के विवादों में दखल देना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए वे कठपुतली विमानों का चयन करते हैं, सामग्री मुहैया कराते हैं और फिर युद्ध के परिणाम को प्रभावित करते हैं। और खरीद की राशि को देखते हुए ये निश्चित रूप से कोई साधारण युद्ध नहीं है, इसमें कम से कम दर्जनों छोटे विमानों का स्वामित्व शामिल होना चाहिए। राक्षस दूत भूत अब उत्साहित नहीं था, उसने आर्यन को विस्तार से समझाया। आर्यन ही असल में सैन्य आपूर्ति करने वाला था। हालांकि प्रत्येक हथियार की कीमत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनकी मात्रा बहुत अधिक थी। राक्षस दूत भूत के हाथों में इतनी मात्रा में निम्न स्तरीय सैन्य सामग्री उपलब्ध कराने वालों में आर्यन के अलावा किसी और का नाम दिमाग में नहीं आता। क्या युद्ध होने वाला है? आर्यन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उसे अचानक आने वाले तूफान की हल्की सी गंध महसूस हुई। मेरे कारखाने में उत्पादित हथियारों का 50% मैं आपको व्यापार के लिए दूंगा और 70% आप ही आवंटित करके बेचेंगे। बाकी मैं फिलहाल अपने पास रखूंगा। मुझे हमेशा से लगता था कि यह मामला इतना आसान नहीं होगा। आर्यन इन तुच्छ मामलों से निपटने में बहुत आलसी था। उसे राक्षस दूत भूत पर पूरा भरोसा था और उसने सब कुछ उसी के हवाले कर दिया था। कुछ हजार जादुई कलाकृतियों को बेचने से होने वाला लाभ शायद उतना महत्वपूर्ण न हो जितना कि बेड प्रतियोगिता आयोजक द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित रोटेशन दायरे के विशेषज्ञ को लूटने से होने वाला लाभ। राक्षस दूत भूत ने उग्रता से सिर हिलाया, फिर उसका प्रतिबिंब टोकन से गायब हो गया। राक्षस दूत भूत गायब हो गया। आर्यन ने प्रतिबंध हटा दिया। मौसम बदलने वाला है। आर्यन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। चेतना स्क्वाड लीडर ने आर्यन को देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन किस बारे में बात कर रहा था। क्या विशाल बादल लोक का आकाश बदल चुका था? धरती का भूभाग तो खंडहरों का ढेर बन चुका था। भला आकाश कैसे बदल सकता था? उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन जिस बात का जिक्र कर रहे थे वह पूरे असंख्य क्षेत्रों में होने वाली आसन उथल पुथल थी। भविष्य में क्या पृथ्वी असंख्य क्षेत्रों की अराजक व्यवस्था के तहत अपनी पकड़ बना पाएगी? यह शायद एक बड़ी समस्या बन जाएगी। इसी क्षण एक सुंदर आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। एक छोटी काली चमड़े की जैकेट जो उसके आकर्षक और सुडौल शरीर को पूरी तरह से ढक रही थी, और एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर गुड़िया जैसा चेहरा, निश्चित रूप से लोलिकन चाचाओं को आश्चर्य से विस्मित कर देगा। हालांकि आर्यन के लिए गुड़िया जैसा ये चेहरा एक घातक जहर की तरह महसूस हुआ। सतल से आए तुच्छ प्राणियों, ये वह जगह नहीं है जहां आप दखल दे सकते हैं या कदम रख सकते हैं। गुड़िया जैसे चेहरे वाली उस लड़की की आवाज कुछ बूढ़ी और कर्कश थी। उसकी आंखों में अस्थिरता का हल्का सा आभास था। ऐसा प्रतीत होता था मानो दुनिया की कोई भी चीज उसके दिल में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती। आर्यन ने युवती यशोधरा की ओर देखा और उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव प्रकट हुए। युवती यशोधरा, मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। मैं अब चलता हूँ। मैं आपकी खुशी में खलल नहीं डालूंगा। स्क्वाड लीडर चैतन्य ने अनजाने में राहत की सांस ली। यह आर्यन अब भी पीछे हटना जानता था। दस्ते के नेता चैतन्य का साधना स्तर उच्च नहीं था, लेकिन उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र थी। वह एक नज़र में ही समझ गया कि रानी की तरह सजे धजे इस युवती यशोधरा को यिन यान क्षेत्र की एक महान विशेषज्ञ माना जा सकता है। ओह हाँ, वह सिर्फ रानी जैसी नहीं थी। ग्रेट क्लाउड दायरे की सती दुनिया में यिन यान दायरे की एक रानी थी। उसकी शक्ति एक राज्य को एकजुट करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी त्वचा के एक छिपे हुए कोने में एक बैंगनी रंग का पदक भी था। ये पदक बिग डिपर प्रतियोगिता के एक प्रमुख शिष्य का प्रतिनिधित्व करता था,
जो एक अत्यंत उच्च, यहाँ तक कि अकल्पनीय स्थिति को दर्शाता था। दरअसल आर्यन का बिग डिपर प्रतियोगिता के किसी मुख्य शिष्य से पहले कभी सामना नहीं हुआ था, क्योंकि प्रत्येक मुख्य शिष्य का दर्जा एक संत के समकक्ष था और बिग डिपर प्रतियोगिता आयोजक में उनकी क्षमता एक साधारण संत की तुलना में भी अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक के भावी उत्तराधिकारियों के रूप में तैयार किया जा रहा था। उन्हें जो संसाधन प्राप्त हुए वे आम लोगों के सपनों से भी परे थे। स्क्वाड लीडर चैतन्य ने स्वाभाविक रूप से इस पदक को नहीं पहचाना। हालांकि आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके मन में एक योजना बन रही थी। आर्यन स्क्वाड लीडर चैतन्य को घसीट कर ले जाने ही वाला था। युवती यशोधरा ने अचानक अपना मन बदल लिया। तुम दोनों अभी मत जाओ। यंग मिस यशोधरा ने स्क्वाड लीडर आर्यन और चेतना को रोका। क्या छोटी कुमारी यशोधरा के पास कोई निर्देश है? आर्यन उसके करीब झुक गया, मानो वह उसकी पहचान से अनजान हो। मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ। क्या आपने आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा है? उनका साधना क्षेत्र रोटेशन दायरे से ऊपर होना चाहिए। जब युवती यशोधरा ने आर्यन की ओर देखा तो उसकी निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने शुरू में आर्यन को उनकी बिग डिपर प्रतियोगिता आयोजक टीम के विनाश में एक संदिग्ध के रूप में सूचीबद्ध किया था, लेकिन आर्यन के चापलूसी भरे व्यवहार को देखकर उसे लगा कि ऐसा होना असंभव है। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ में आत्मविश्वास होना चाहिए। वह आर्यन की तरह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, जो किसी चापलूस की तरह दिखता है? इसके अलावा बिग डिपर प्रतियोगिता के आयोजक की टीम इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकती थी, खासकर जब कमान रोटेशन दायरे के विशेषज्ञ के हाथ में हो। ये तो और भी कम संभव था कि ये मूल निवासी उन्हें आसानी से खत्म कर दे। संदिग्ध व्यक्ति, जी हाँ कुमारी यशोधरा, मुझे अपना नाम बताए और मैं आपको बता दूंगी कि वह संदिग्ध व्यक्ति किस दिशा में गया है। आर्यन ने युवती यशोधरा की ओर देखा। उसकी आंखों में वासना की झलक थी। युवती यशोधरा की आंखों में हत्या की ठंडी भावना की एक झलक कौंधी और गायब हो गई। धिक्कार है, इस निर्लज्ज व्यक्ति ने उससे छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? हालांकि तुरंत ही युवती यशोधरा ने अपने दिल में दबी हत्या की मंशा को दबा दिया। यह मिशन महत्वपूर्ण था। खैर, ये स्थानीय व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर उसने जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत की तो वह उसे एक ही बार में ढेर कर देगी। ये सोचकर युवती यशोधरा ने गहरी सांस ली। मेरा नाम कयूम है। कयूम, ये तो वाकई एक खूबसूरत नाम है। चूंकि आपने मुझे अपना नाम बता दिया है तो मैं आपको बता दूं कि वह व्यक्ति किस दिशा में गया। क्या आप वह सूर्य चंद्रमा शिखर देख रहे हैं? वह व्यक्ति सूर्य चंद्रमा शिखर पर गया था। आर्यन ने दूर स्थित सूर्य चंद्रमा शिखर की ओर इशारा किया।